हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि हम आप लोगों के लिए अक्सर लेकर आते हैं क्या प्रैक्टिस सेट, तो आज भी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण श्रेणी का प्रैक्टिस सेट है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप अगर हमारे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो निश्चित तौर से 90 से 95% आपको लाभ होगा। 90 से 95%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50%, 90 से 95% निश्चित तौर से। लेकिन आपको हर एक प्रैक्टिस सेट नोट करना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, ठीक है, और टिक लगाने पड़ेंगे कि सर जी कौन कौन से सवाल कैसे कैसे लाते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं। जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से MCQ भी बनाकर लाता हूं, समझे। मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक एंगल से आप लोगों की तैयारी कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और एंड तक, जब तक पेपर ना हो तब तक आप हमारे साथ बने रहना। बाकी हम पे छोड़ देना। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप लोग बस उसको याद कीजिएगा, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए उतना याद कीजिएगा, बाकी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज देखिएगा, आज हम लेकर आए हैं क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 4 या 5 होगा आप लोगों का, मुझे याद नहीं है। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहली MCQ में देखिएगा तो पहली MCQ है SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया आपने सुनी है क्या? SN1 SN2 मैंने एक वीडियो भी डाली थी। तो SN1 अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और अर्ध कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। SN1 अभिक्रिया होती है किसकी बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और SN2 होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये मैंने बखूबी पढ़ाया आप लोगों के लिए। चाहे आप लोग SN1 SN2 में अंतर में जाके देख लेना, ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस MCQ का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A, ठीक है। निम्न श्रेणी में Z क्या है? मतलब निम्न श्रेणी में Z क्या है, ठीक है जी। अभिक्रिया ये है, यहाँ पे बनेगा X, X के Y, फिर Y बनेगा, Y के बाद Z बनेगा। अच्छा, ये क्या एनिलीन है? एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl के साथ जब क्रिया होती है तो बनता पता है क्या? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब देखिएगा, इसकी उपस्थिति में जब ये क्रिया होगी यहाँ पर, इसकी उपस्थिति में तो पक्का ये हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया है। क्या है? सैंडमेयर अभिक्रिया। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये होगा कि सैंडवेयर में क्या, यहाँ पर CN आ जाएगा इसके स्थान पर। कहाँ पर? वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। सैंडवेयर क्या है? बेंजो साइनोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर साइनोबेंजीन बनेगा। और साइनोबेंजीन के बाद अगर वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो सीधा बनेगा, पता है क्या? इनमें से कोई नहीं बनेगा, इनमें से बनेगा क्या? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो इस क्रिया का राइट आंसर क्या है बच्चों? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चॉइस पूछे जा सकते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कैसे करना, ये क्रिया बनेगी तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर साइनोबेंजीन बनाना, C6H5 और CN। फिर इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? C6H5COOH, यानी बेंजोइक अम्ल। ऐसे कर देना, ठीक है। ये क्रिया अब इस वक्त पूछी जा सकती है, ऐसी ट्रेंडिंग में आ सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3, यौगिक A कि Na से अभिक्रिया कराने पर वह B देता है। बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड में। यौगिक A की Na से अभिक्रिया कराने पर वह B देता है तथा B PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर C देता है, ठीक है। और B एवं C दोनों की अभिक्रिया कराने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है जी। B और C की अभिक्रिया कराने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। तो A B C और क्या ABC क्रम से है, ठीक है जी। कोई नहीं, तो सब में क्या? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। पहले एथिल एल्कोहल वाले को लेकर देखते हैं। एथिल एल्कोहल की क्रिया कराएंगे किसके साथ बच्चों? ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की क्रिया कराएंगे Na के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2C2H5ONa, ठीक है। और प्लस के H2 इधर निकल जाएगी, इस प्रकार से। बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा तो ये बन गया क्या? B। क्या बन गया? यौगिक B प्राप्त हो गया ये, ठीक है। और PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर C देता है। इसकी अगर हम PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे, यौगिक OH की PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा जी? C2H5Cl प्लस के POCl3
और प्लस के HCl। आपको पता है मैंने क्या बताई, PCl5 के साथ क्रिया होती तो हमेशा POCl3 निकलता और HCl निकलता। ये ट्रिक होती है हमेशा, 100% यही निकलते हैं। बातें समझ में। तो ये क्या प्राप्त हो गया बच्चों, ये C प्राप्त हो गया जी। ये क्या प्राप्त हो गया, C प्राप्त हो गया। बातें समझ में। और B और C दोनों अभिक्रिया कराने पर B क्या है, ये अगर B की हम क्रिया कराएंगे, B क्या है C2H5ONa और C क्या बच्चों C2H5Cl। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो ये Na और Cl निकल जाएगा, NaCl, और क्या प्राप्त होगा C2H5O, यानी कि कुल मिला के ईथर प्राप्त होता। बिल्कुल हो रहा है। तो ABC बताइए। अब देखिएगा तो A है क्या इसमें, A तो हमारी एथिल एल्कोहल फिट बैठ गई एकदम, एथिल एल्कोहल है A। तो B क्या है जी सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड कहाँ है, सोडियम एथॉक्साइड ये रही। और C क्या हमारी, क्या है एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड क्या ये रही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपको ऐसे कर करके देखनी है, ये समझ में आई। जो बच्चे हमारी वीडियो देखते होंगे, जो हमारे पास पढ़े हैं, हमने बखूबी ऐसे सवाल बहुत सारे कराए हैं आप लोगों के लिए। डरने की कोई बात नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे साथ, ऐसे सवाल देखिएगा। और एक और बात, आप बुक खरीद लेना, मास्टरमाइंड खरीद लेना, अनसोल्व भी खरीद लेना। ये नहीं है कि आप मेरे चैनल पर निर्भर रहेंगे या आप दूसरे चैनल पर निर्भर रहेंगे, आप फ़ोन से पढ़ेंगे। नहीं, बुक अवश्य खरीदना, बुक अवश्य खरीदना। कोई सा माइकलाल शिक्षक आपको बेहतरीन टॉप नहीं बना सकता जब तक कि आप बुक से नहीं पढ़ेंगे। बुक सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं आप लोगों की। आजकल बच्चे आपने देखा होगा कि हमारे भारत में शिक्षा का स्तर बहुत घटता जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा भारत आजकल जो है फ़ोन पर ज़्यादा व्यस्त रहता है। ये फ़ोन का ही चक्कर है जो हम व्यस्त होते, मतलब पीछे पिछड़ते जा रहे हैं और देशों की अपेक्षा। हमारा देश बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहा है और फ़ोन से ही ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा पढ़ना चाहिए किससे, बुकों से। बुकों को अपने दोस्त बनाइएगा। बुक सबसे बेहतर होती हैं, बुक हमेशा आपका साथ देंगी। बुक खरीदिएगा अवश्य। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं। बाकी आप सुनो मत सुनो मेरी बात, एक्टिव वाली बुक खरीद लेना अवश्य, केमिस्ट्री की दोनों पार्ट। और मास्टरमाइंड भी खरीदना। चित्रा का मतलब चिराग का या फिर अरियंत वाला कोई और मत खरीदना, मास्टरमाइंड खरीदना। मास्टरमाइंड बेस्ट है, ठीक है। एक अंकित भाटी ने दिया है, RWA वाले ने दिया है अपना जो अनसोल्ड, उसको बिल्कुल मत खरीदना। उसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट दे दिया है और ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए नहीं है, उसमें आधी चीज़ छोड़ रखी है, तो वो आपके लिए बेहतर सिद्ध नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग उसको ना खरीदें, ठीक है। आप मास्टरमाइंड खरीदें। मैंने सबको एनालिसिस कर लिया है, मैं तभी बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरे पास सभी है। अनसोल्ड अविश्यल है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन यौगिक उत्तरदायी है। ओजोन परत जो क्षरण हो रही है, क्षरण मतलब क्षतिग्रस्त यानी बेकार जो होती जा रही है, जो वो उसमें छिद्र जो होते जा रहे हैं ओजोन परत में, इनमें से कौन सी ऐसी ओजोन परत के लिए कौन सी ऐसी गैस है जो उत्तरदायी है कि वो ही नष्ट कर रही है। फ्रियोन है, क्लोरोफॉर्म है और DDT है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो मैंने आपको पढ़ाई होगा, जब फ्रियोन पढ़ाया होगा, फ्रियोन 12, फ्रियोन 11, फ्रियोन 13, ये सब पढ़ाए होंगे आप लोगों के लिए। तो उसमें मैंने बताया होगा कि ये जो पाई जाती है फ्रिज में पाई जाती है, AC में पाई जाती है। गीजर जानते हैं, गीजर जानते हैं, जो घर में हम हीटिंग, अब ठंडों का मौसम है, देखिएगा हमने भी मुड़ासा बांध रखा है ठंड की वजह से ही। तो ठंड के मौसम में लोग बाग गीजर चलाते हैं। गीजर हीटर होता है वो एक गर्म टाइप का, वो उसमें से फ्रियोन गैस निकलती है, उससे भी कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये सब जो है प्रोडक्ट, ये सब उसमें फ्रियोन होती है, ठीक है। और यही कैंसर बनाते हैं और यही ओजोन गैस के लिए क्षरण कर रहे हैं। या फिर जेट विमान जानते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं बच्चों, वो भी कहीं ना कहीं ओजोन परत को क्षय कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फ्रियोन गैस छोड़ते हैं। तो इनमें क्या है राइट आंसर, इस MCQ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रियोन। ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन यौगिक उत्तरदायी है, फ्रियोन उत्तरदायी है। हमारे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आगे क्वेश्चन देखिएगा। 2 MCQ और रह गए बच्चों, जो इस बोर्ड पर आए नहीं थे, उनको हम अभी कराएंगे, ठीक है जी। उनको हम अब लिखेंगे, वो आए नहीं थे इस बोर्ड पर, उनको हम अभी लिख कर बताएंगे।
MCQ भी लेकर चलें आप लोग साथ में, क्योंकि MCQ जो होते हैं नंबर वो फ्री के होते हैं, उनको नहीं छोड़ना हमको। चाहे एक आध क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, लेकिन MCQ नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि MCQ में टाइम नहीं लगता, तुरंत टिक लगाना होता है, 1 नंबर मिलता है। और केमिस्ट्री में भाई साहब, फिजिक्स में और मैथ में ये 1 नंबर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, अहमियत रखते हैं 1 नंबर, समझे ना। तो इसलिए आप लोग जो है MCQ को मर्यादा दें और MCQ को प्रॉपर इनके नोट्स बनाते रहे जो मैं लेकर आ रहा हूँ MCQ, और इनको ही बार बार रिवाइज करते रहना बस, बाकी आप हम पे छोड़ दो, गारंटी इससे अलग आ जाए MCQ कोई भी, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो आगे देखिएगा, अगली MCQ है जो हमारी MCQ छूट गई थी, वो देखिएगा 2 MCQ। वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा किसको संश्लेषित किया जा सकता है। अगली MCQ है बच्चों क्या आने, वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा, वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा किसको संश्लेषित किया जा सकता है, किसको संश्लेषित किया जा सकता है, किसको संश्लेषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, टॉल्यूइन। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन बी नंबर बी है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, सी है एल्केन, एल्केन। और डी क्या है बच्चों, डी है एल्कीन, क्या है जी, एल्कीन, ठीक है। तो वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा किसको संश्लेषित किया जा सकता है, यानी किसको प्राप्त किया जा सकता है। वोल्टेज अभिक्रिया जानते हैं ना, मैंने डाली भी, अब अभी परसों पहले दिन डाली है, 2-3 दिन हुए उसको, हमने डाली भी आप लोगों के लिए वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया से टॉल्यूइन बनाया जाता है, एल्किल हैलाइड बनाया जाता है, नहीं। एल्किल हैलाइड के तो 2 अणु रहते हैं उसमें उपस्थित, लेकिन बनाने की बात कर रहा है वो एल्किन को, एल्केन को। एल्केन प्राप्त होता है वोल्टेज अभिक्रिया से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वोल्टेज अभिक्रिया से एल्केन ही तो प्राप्त होता है, देख लेना आप लोग चाहे। आगे देखिएगा, तो अगला जो है MCQ कौन सी है वो देखिएगा। फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गरम करते हैं, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है वो देखिएगा। तो जब फिनॉल को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, क्लोरीटॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, पिक्रिक अम्ल, क्या है जी, पिक्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, मैथोऑक्सी बेंजीन, मैथोऑक्सी बेंजीन। ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन, क्या है, बेंजीन। बात है समझ में। तो फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो पता है क्या बनता है, TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिक्रिक अम्ल, पूछा जाता है। तो क्या प्राप्त होता है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो पिक्रिक अम्ल। तो इस MCQ का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे आइएगा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब खत्म हो चुके हैं हमारे क्या, अब खत्म हो चुके हैं बच्चों क्या,
MCQ। आगे देखिएगा तो निम्न पर टिप्पणी लिखो। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, निम्न पर टिप्पणी लिखो, टिप्पणी लिखो। ठीक है जी। क्या है? नंबर 1 है क्या? पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल। ठीक है। और नंबर 2 है बच्चों क्या? DDT पर, पावर एल्कोहल पर और DDT पर। ठीक है जी। इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। बात है समझ में? तो नंबर 1 देखेगा तो भाई पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? पावर एल्कोहल की मैंने एक अलग से बेहतरीन वीडियो बनाकर डाल रखी है आप लोगों के लिए, फिर भी सुन लीजिएगा। जो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल जो होता है मेरे बच्चों, पेट्रोल के साथ हम मिलाते हैं क्या? बेंजीन और गैसोलीन। क्या मिलाते हैं? पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल के साथ जो मिलाते हैं उसमें या तो बेंजीन मिला लीजिएगा या फिर एथिल एल्कोहल और गैसोलीन। ठीक है। तो पेट्रोल में एथिल एल्कोहल और गैसोलीन जब हम मिलाते हैं तो उसमें से जो है, उसमें जो एथिल एल्कोहल जब मिलाते हैं तो एथिल एल्कोहल एक अलग ही ऊर्जा देता है। क्या देता है? एक अलग ही पावर देता है। किसको? इंजन के लिए। इंजन के लिए जब हम उसको ईंधन में उसको जब हम इंजन में डालते हैं, इन तीनों मिश्रणों को मिलाकर डालते हैं तो उसमें से एथिल एल्कोहल इंजन के लिए जो है एथिल एल्कोहल यहाँ पर पावर का काम करता है, इसीलिए इसको पावर एल्कोहल कहते हैं। बात है समझ में? इसीलिए हम इसको पावर एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। जब हम किस किस का मिश्रण लेते हैं वो देखिएगा, सॉल्यूशन में देखिएगा तो क्या लिखेंगे? पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल। ठीक है बच्चों। पावर एल्कोहल में कैसे लिखेंगे कि जब पेट्रोल के साथ एथिल एल्कोहल व गैसोलीन, और गैसोलीन का फॉर्मूला क्या रहता है? C8H18, C8H18 का मिश्रण लेकर ईंधन, मतलब इंजनों में प्रयोग करते हैं तो इस मिश्रण में से एल्कोहल इंजन के लिए पावर देता है, इंजन के लिए पावर का काम करता है, पावर का काम करता है। ठीक है जी। इसलिए इसको पावर एल्कोहल कहते हैं, इसलिए इसको पावर एल्कोहल कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं, इसलिए इसको पावर एल्कोहल कहते हैं। बात है समझ में? ये पावर एल्कोहल, बस इतनी सी 3 लाइन लिखनी है, 2 नंबर का आता है। ये किस किस का मिश्रण होता है बच्चों? पेट्रोल का प्लस के एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल और प्लस के यहाँ पर क्या होती है? गैसोलीन। ठीक है। यहाँ पर आप बेंजीन भी ले सकते हैं, पर बेंजीन को लिखिएगा नहीं, आप लोगों को कभी आप बेंजीन याद कर लें, क्योंकि एल्कोहल ज़्यादा बेटर रहता है। आप बेंजीन को लिखिए मत,
यहाँ पर देखिएगा ये तीनों जो मिश्रण है बच्चों, ये तीनों के तीनों यही कहलाते हैं पावर अल्कोहल। इन तीनों मिश्रण में जो एथिल अल्कोहल होता है वो इंजन के लिए पावर का काम करता है, पावर देता है, इसीलिए हम पावर अल्कोहल कहते हैं, इसी को पावर अल्कोहल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम कराएंगे क्या, DDT। ठीक है बच्चों, ले लिया जी। अब आगे देखिएगा तो फटाफट जब हम तुरंत हटेंगे ना, तुरंत लिया करो स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतना समय नहीं, फिर बड़ी वीडियो बन जाती है भाई और दिक्कत हो जाती है। इतना समय भी नहीं, आप लोग केवल 1 घंटा की ही वीडियो देख सकते हैं हम, इससे ऊपर आप लोगों के लिए बना भी नहीं सकते, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमारा ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्टों को वरीयता देनी है आपको। ठीक है, ऐसा शिक्षक आप शायद हमको ही देख रहे हैं जो हम हर एक शिक्षक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए वरीयता दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे सब्जेक्ट में पढ़िए केमिस्ट्री को, नहीं भाई, आप सबको समय दीजिए, सब में बेहतर बनेंगे तभी तो टॉप कर पाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि आप टॉप करें, आप बेटर करें, समझे या नहीं समझे। हम ये नहीं कहते कि हमारी केमिस्ट्री पढ़ो रहे, नहीं, हर एक सब्जेक्ट को वरीयता दो। केमिस्ट्री आप हमारे ऊपर छोड़ दो, बस केमिस्ट्री हमारे लिए छोड़ दो, बाकी जो हम बता रहे हैं हमारे लिए 1 घंटा हमारे YouTube पर देखिएगा हमारी क्लास, और 1 घंटा उसको रिवाइज कीजिएगा और बुक से पढ़िएगा हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करा रहे हैं। बुक अवश्य देखिएगा, रोज़ कंटिन्यू को कैसे ला रहे हैं सर क्वेश्चन, कैसे कैसे करा रहे हैं, क्या क्या पूछा जाता है ज़्यादा, सबको एनालिसिस कीजिए अपने भेजे से भी। हमारा ही भेजा चलेगा और आपका ही भेजा चलेगा, तभी तो हम टॉप कर पाएंगे आप दोनों। जब हम दोनों का भेजा मिलेगा तभी तो आप टॉप कर पाएंगे। आधा हमारा आएगा, आधा आपका आएगा, समझे, समझे या नहीं समझे। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल। अब DDT देखिएगा, DDT नंबर 2 है बच्चों, DDT। पहले तो देखिएगा DDT की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। बात आई समझ में, ट्राइक्लोरोएथेन, समझे बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई है। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये होती है इसकी क्या फुल फॉर्म, DDT की। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है ये। अब देखिएगा तो अब हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो DDT किस प्रकार प्राप्त करते हैं। क्लोरल की क्रिया, क्लोरल जानते हैं आप, क्लोरल से हमने पता है क्लोरोफॉर्म प्राप्त की थी, अगर याद हो तो आपको। क्लोरल की क्रिया जब लिखो, जब क्लोरल की क्रिया, ठीक है, किससे कराते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से कराते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से कराते हैं, तो 2 अणुओं से कराते हैं, तो 2 अणुओं से कराते हैं, तो ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से कराते हैं तो DDT प्राप्त होता है, DDT प्राप्त होता है। DDT का उपयोग बात है समझ में। DDT का उपयोग कीटनाशक में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों, कीटनाशक में किया जाता है, कीटनाशक में किया जाता है, कीटनाशक में किया जाता है तथा यह एक प्रबल कीटाणुनाशक होते। क्या होती है, प्रबल कीटाणुनाशक।
तथा यह एक प्रबल कीटाणुनाशक होती है। कीटाणुनाशक, यह एक प्रबल कीटाणुनाशक होती है। ठीक है। इसका गहरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इसका गहरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। पर्यावरण पर पड़ता है। इसी कारण इसको बैन कर दिया गया है। इसी कारण इसको बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है। ठीक है जी, इतना ही लिखना है, इतना ही काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई? इतना ही लिख देना, यही टिप्पणी हो गई जी। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और किसके साथ क्रिया कराएंगे? हम क्रिया कराएंगे बच्चों क्लोरल के साथ। क्लोरल हमारा देखिएगा तो क्या है, CCl3CHO, ये होती क्लोरल, CCl3CHO। ठीक है जी। अब हम 2 अणुओं की क्रिया कराएंगे। 2 अणु क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन को मैं इस प्रकार थोड़ा लिटाकर बनाता हूँ। किस प्रकार बनाता हूँ? लिटाकर। बात आई समझ में? आपको भी इसी प्रकार लिटाकर ही बनानी है क्लोरोबेंजीन। ये हो गई जी क्लोरोबेंजीन। अच्छा, खड़ा करेंगे तब भी क्लोरोबेंजीन है। इस प्रकार हमने लिटा दी है ये। ठीक है, ये हो गई क्लोरोबेंजीन। क्या हो गए बच्चों? ये हो गई जी क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिएगा हर एक कोने पर CH होता है, हर एक कोने पर। तो यहाँ से एक H निकलेगा, जो H रहता है, यहाँ से एक H निकलेगा, और ये क्रिया कर कर क्या बनाएंगे बच्चों? ये क्रिया कर कर इस प्रकार से क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। और ये किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो ये वाटर निकल गया और बना क्या तुम्हारा? CCl3, और ये H और C। मैंने H इधर ले गया हूँ मैं। H पता है क्यों? क्योंकि ये कार्बन के साथ ही तो बॉन्ड रहेंगे, न कि इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, इसलिए हमने इसको H को इधर लिखा है। समझ में आई? तो अब देखिएगा तो इस प्रकार से कर देंगे बच्चों, इस प्रकार से, इस प्रकार इसको करेंगे ऐसे, और इसको हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार, और यहाँ पर निकाल देंगे क्या? H2O। यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ये दिख गया आपको? यही है DDT। DDT में इसका नाम कैसे रखा गया वो देखिएगा। DDT नाम कैसे रखा गया? देखो 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो, 2 फेनिल ग्रुप है तो डाई फेनिल, और देखिएगा यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ। ठीक है, एथ, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एथेन। बात आई समझ में? एथेन। इस प्रकार से हो गया इसका नाम भी। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो DDT की फुल फॉर्म आती थी, लेकिन भाई अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया। अब कहाँ DDT की फुल फॉर्म पूछेंगे? अब तो ये इतना सा छोटा सा सवाल हो गया, इतना सा कैखे वाला सवाल हो गया, इतना आसान वाला सवाल है, इसको कौन देता है? अब नहीं देता। DDT की फुल फॉर्म तो आप जानते हो, और आप नहीं जानते तो फिर आप नालायक 1 नंबर के। ये नॉर्मल सी चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। अब केमिस्ट्री पे अगर आपको टॉप करना है तो नॉर्मल सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए भाई। DDT की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, बनती किससे ये याद होनी चाहिए। समझ में आई? तो ये क्या बच्चों? ये है क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है बच्चों? क्लोरल। ये होगी क्लोरल। समझ में आई? नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे हम। इसको नोट कीजिएगा भाई।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अवश्य ले लिया होगा। देखिएगा भाई, अगर आपको बेहतर करना है तो बेहतर करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, यह बात सोच लीजिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, कोई टॉपर यूं ही नहीं बन जाता है। समझ में आई या नहीं आई है? टॉपर बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट में। टॉपर का मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश टॉप करेंगे, आप जिला टॉप करेंगे, अरे आप विद्यालय भी टॉप करेंगे ना, तब भी आप एक होनहार स्टूडेंट बनेंगे। विद्यालय टॉप भी करेंगे तो विद्यालय टॉप के लिए पता है कितने नंबर चाहिएंगे? 90 से ऊपर। और 90 से ऊपर पता है किन बच्चों के आते हैं? जो मेहनत करते हैं। कोई यूं ही नहीं आ जाते कंचा वंचा खेल कर या फिर मजे लेकर, नहीं, या रील देख कर। अरे सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? कंचा खेल कर? कंचा तो हम खेलते थे अपने ज़माने में, तुम लोग तो फ़ोन चलाते हो भाई, तुम्हें तो खेलने के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा तो जीवन नरक हो गया है, अब कोई बच्चा खेलता ही नहीं है, सब फ़ोन 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 में पागल हो चुके हैं सब। देखिएगा तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखिएगा। आगे है, हमने दिया है ओहो अभिक्रिया, आगे है न्यूमेरिकल अभिक्रिया। अभिक्रिया अभिक्रिया x इजिकल टू y के लिए अभिक्रिया की दर 27 गुना 27, ठीक है जी, 27 गुना हो जाती है, 27 गुना हो जाती है जब x के लिए सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है। सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है, 3 गुना बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि क्या होगी? ठीक है, ये है सवाल। सवाल है क्या जी? इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल हमने अक्सर कराए, एक क्लास डाली आप लोगों के लिए, आप चाहे जाके देख लेंगे ना। रासायनिक बलगतिकी में हमने ये सवाल किया, वेग स्थिरांक वाला सवाल, अभिक्रिया की दर वाला सवाल, किस प्रकार से सवाल कराए मैंने, बहुत सारे सवाल कराए यार। अभिक्रिया x इजिकल टू y के लिए अभिक्रिया की दर 27 गुना हो जाती है, तो x के लिए सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। देखिएगा तो इन सवालों में आप लोग करेंगे कैसे, वो देखिएगा, ठंडे दिमाग से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग निकालेंगे मेरे बच्चों, क्या उतारेंगे यहाँ पर, ये समीकरण x y। इस समीकरण का क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग। क्या लिखेंगे जी? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग में कैसे लिखेंगे जी इसको? दर बराबर के और x की पावर n, समीकरण 1। ठीक है, हमेशा अभिक्रिया का वेग आपने सुना है परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर, इसलिए हमने अभिकारक लिया यहाँ पर सांद्रण की घात n, मतलब कितनी है, कितने गुना है, कितने नहीं है, इसलिए n लिया। तो समीकरण 1 उसने बोला है कि इस अभिक्रिया का वेग जो है 27 गुना हो जाता है, यानी कि इसका जो वेग है, इसकी जो दर है 27 गुना, दर मतलब r, तो r से हो जाती है हमारी कितनी, ये हमारी जो r है, ये दर जो है इस r से हो जाती है 27r, 27 गुना ही तो बोल रहा है वो।
और जब x के लिए x सांद्रण के लिए x के लिए सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है। x क्या हमारी x हो जाती है 3 गुना 3x। इनको हम एक समीकरण बना लो 27r बराबर के k और 3x और n। इस प्रकार से आप लोग करेंगे। इसको मान लीजिएगा समीकरण क्या बच्चों 2। ठीक है, हमने एक समीकरण इससे बनाई है और एक समीकरण उससे बनाई जो उसने सवाल बोला है कि 27 गुना करके और दर को आप कर लीजिएगा 27 गुना और क्या सांद्रण को कर लीजिएगा 3 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया कोटि क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने प्राप्त कर ली है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर या फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर आप कैसे कर दो, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर 2 का भाग करने पर समीकरण 1 कौन सी है बच्चों, ये r बराबर के और k और x की पावर n, इसमें भाग करेंगे समीकरण 2 का तो ये क्या हो जाएगा 27r। ठीक है, और बटे और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी k और 3x की पावर n। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो हम इसको अलग निकालेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 27r है तो r से r डिलीट मार देंगे तो 1/27 हो गई साहब बराबर के, इसको लिखेंगे k x की पावर n बटे इसको अलग निकालेंगे तो k और इसको निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 3 की पावर n और गुणा x की पावर n, x की पावर चलो गुणा मत लगाओ फिर 1 से हो गए x और गुणा पॉइंट लगा दो। ठीक है, देखो x की पावर n ये सेम हो गई k की पावर n, इसलिए इसको खोल के लिखा है मैंने 3x को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो k से k कैंसिल हो गया और x की पावर n से x की पावर n हो गया कैंसिल। अब बचा क्या आपका 27n बराबर के 1/3 की पावर n। ठीक है बच्चों, यही तो होगा। अच्छा 27 किसका घन होता है, 3 का, 3 3 होती है 27, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इतने की पावर 3 बराबर के 1/3 की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे घातों को, जब बेस बराबर होता, मैथ वाले सुनिएगा, मैथ वाले आप लोगों ने सुना भी होगा, जब बेस बराबर होता है तो घातों को बराबर कर लेते हैं। देखिएगा बेस बराबर है 1/3 1/3 है, तो क्या करेंगे घातों को बराबर करने पर तो n बराबर के क्या हो जाएगा 3, यही तो हो जाएगा भाई, n की वैल्यू क्या हो गई 3। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया बच्चों, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हुई, क्या हुई 3 आया तो तृतीय कोटि अभिक्रिया, 2 आता तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और अगर 1 आता तो प्रथम कोटि अभिक्रिया और आधा आता तो अर्धा कोटि की अभिक्रिया। मैंने सवाल ये बहुत सारे कराए आप लोगों के लिए, डरने की कोई बात नहीं, इसी प्रकार होंगे। मेरी उस वीडियो को जाकर देख लेना, रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर वाली मैंने डाल रखी है। ठीक है, जहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जहाँ पर हमने कराई है अर्ध कोटि की अभिक्रिया, ये सब वहाँ पर जाकर देख लेना। आपको एक न्यूमेरिकल की एक वीडियो मिलेगी, उसका जाकर रिवाइज कर लेना। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, देखिएगा तो पूछे नहीं जा सकते, पूछा गया है, इसीलिए तो लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। नोट कीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा भाई, नोट कीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, इतनी देर के लिए तो मैं हट जाता हूँ वैसे। ठीक है, अभी भी क्लास हमारी बहुत बड़ी हो गई होगी, समझ में आई, और मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा से बड़ी नहीं बन पाए, बस 1 घंटा काफ़ी है आप लोगों के लिए, फिर और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं भाई। ठीक है, आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया आज हमने,
अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बच्चों, ठीक है, आगे देखिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन दिया इस बार तो। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में, ठीक है, 6.9 ग्राम, 6.9 ग्राम CaNO3 का होल ट्वाइस घुले हुए, ट्वाइस घुले हुए विलियन, घुले हुए विलियन का वाष्प दाब, का वाष्प दाब, घुले हुए विलियन का वाष्प दाब 746.9 mmHg, mmHg है, नहीं कि ग्राम है, mmHg, ठीक है mmHg है। लवण के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। लवण के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए बच्चों, वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। ये सवाल है, सवाल अपने आप में अहमियत रखता है, ये राउल्ट का नियम का सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा गया है कई बार और मेरा फेवरेट भी सवाल है ये। तो देखिएगा तो बच्चों राउल्ट के नियम पे हम करेंगे, राउल्ट के नियम पर आधारित करेंगे हम वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा की वैल्यू निकालनी, हमको बहुत लंबा सवाल है ये। पहले तो राउल्ट का नियम देखिएगा तो क्या होता है बच्चों, P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के छोटी W अपन छोटी m, इसका जस्ट अपोजिट कर दो बड़ी M अपॉन बड़ी W, ये होता है राउल्ट का नियम। अब देखिएगा तो इसमें m की वैल्यू निकालेंगे, पहले हमको वियोजन की मात्रा यानी अल्फा तक पहुंचना है, अल्फा प्रतिशत निकालना है हमको, वियोजन की मात्रा वही तो होती है अल्फा। तो P0 कितना है जी, P0 कितना है बच्चों, P0 हमारा होता है 760 mmHg। 760 कहाँ से लिया हमने, ये अपनी तरफ से लिया, ये इतना ही होता है, ये दिया नहीं गया है। राउल्ट के नियम में वाष्प दाब का जो विलयन का जो वाष्प दाब मतलब विलायक का जो वाष्प दाब होता है बच्चों, वो इतना ही होता है 760 mmHg। अब विलयन का वाष्प दाब हमारा दिया है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है जी, PS बराबर 746.4 है या ये 9 है, 0.9 है, 6.9 है, ये 746.9, ठीक है 9 है जी। आगे बढ़िएगा, आगे क्या करेंगे वो बच्चों, इतने मतलब 100 ग्राम जल में, जल हमेशा क्या होती है बच्चों, बड़ी W, जल हमेशा बड़ी W होती है और बड़ी M क्या हो गई फिर 18, ठीक है जी। छोटी W क्या हो गई बच्चों 6.69, बात आई समझ में। और हमको यहाँ पर फिलहाल हमको छोटी M निकालनी है, फिर पहुँचना हमें अल्फा तक, ठीक है जी। अब फॉर्मूला में पुट कर दो तो इन वैल्यूओं को 760 माइनस के 746.9 बटे 760 बराबर के यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 6.69 बटे M मल्टीप्लाई के और 18 बटे कितना हो जाएगा 100, यही तो हो जाएगा 100, 18 बटे 100, क्योंकि M ऊपर है W नीचे है, इस प्रकार से। अब इसको हम घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना घटेगा वो देखिएगा तो 760 और 746.9.0, यहाँ पर कैरी ले ली, यहाँ पर इतना हो गया 9, यहाँ पर 3 हो गया जी, और यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और इतना, यानी 13.1 बचा। कितना बचा 13.1 बचा, ठीक है जी 13.1 बचा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आया जी 13.1 बटे 760 बराबर के
अब इस पॉइंट को गायब करेंगे तो दो जीरो उतार लेंगे नीचे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने। 6 9 गुणा 18, सॉरी 18 लिखना था हमको, गुणा 18 बटे m गुणा कितना 10 की पावर 4। बात आई समझ में। अब किस प्रकार से करेंगे, 13.0 को इधर ले जाएंगे और m को इधर ले जाएंगे, उसको इधर, यानी m बराबर के क्या कर देंगे बच्चों 6 6 9 गुणा 18 मल्टीप्लाई 760 बटे, और ये नीचे हो जाएगा 13.1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इस जीरो से ये जीरो एक कैंसिल होगी, न कि सबरी होंगे, एक कैंसिल हुई। अभी इस पॉइंट को अगर काटेंगे तो इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो एक और जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ पर बचेगी, इनको काट के इसको काट के पॉइंट को हटाकर इसको भी यहाँ पर, और 10 की पावर 2 बचेगी इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो कितनी आएगी वो देखिएगा। तो इसमें इसकी बात करेंगे तो भाई मुझे करके रखनी चाहिए थी, अब तो समय लगेगा बहुत। 8 नाम 72, 2 हासिल लगे 7, 8 6 48 और 7 कितने होते हैं 55, हासिल लगे कितने 5। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 8 6 48 और 5 कितने हो गए जी 53 मल्टीप्लाई 9 6 6। अब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ से क्या ले ले 15, 15 में से कितना हो गया 6, और यहाँ से क्या ले 12 6। बात है समझ में। नहीं, ये तो ऐड करने में, घटाने थोड़ी है, ये तो ऐड करने हैं बच्चों। 2 4 14 हासिल लगा 1, 0 हासिल लगा 1, और ये हो गया 12। कितना हो गया जी 12 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई अब तो 76 की ओर करेंगे इसी में ही, और जब करेंगे इसको 76 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हासिल लगे 2, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 1 7 मल्टीप्लाई के 7 से करेंगे 14 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 1 29 हासिल लगे 2, और 2 7 2 4 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 1 7 और 1 8, 2 9 11 हासिल लगा 1 5। बात आई समझ में। 5 और आगे देखिएगा तो 11 हासिल लगा 1, और ये 9। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये बच्चे लोगों ये हो गया 91 और 51 और 92 अपॉन 31 131, इतना हो गया जी। तो अब देखिएगा तो हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो छोटी मोटी तो आप कर लेना उसको सही। ठीक है, मैं कैलकुलेटर तो हूँ नहीं, वो भी जल्दी जल्दी में हो गई होगी मिस्टेक, तो आप लोग कर लेना उसको सही। ठीक है, अब देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। इसमें मल्टीप्लाई के 10 की पावर 2। ठीक है जी, अब इसमें इसका भाग देंगे हम कितने में 9 1 51 9 2 में कितने का भाग देंगे बच्चों, इतने का भाग देंगे। ठीक है, इतने का कितना है ये 13100, 13100 में हम भाग देंगे तो कितने का देंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, ये कितना है जी हमारा, ये है 91,500 इतना। तो अगर हम एक बार करेंगे तो इसको अगर हम कितनी बार करें ताकि इतना आ जाए। ठीक है जी, अगर हम इसको 13 कम 13 3 26 13 39 53 52 53 53 78 13 7 91 13 7 7 बार करके देखें क्या, 7 बार करके देखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। 0 0 7 7 1 के साथ से लगा 1। ठीक है, 7 बार करेंगे तो 0 0। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में। और 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 21 का 1 हासिल लगा कितने 2 7 2 9 7 2 9। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 1700 यहाँ पर लिख देंगे 1700। ठीक है जी, बात आई समझ में। भाई मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 मिनट रुको ज़रा, हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, टाइम लगेगा फिर।
तो बच्चों इसकी जो कैलकुलेशन होगी देखिएगा तो हमने कर ली है अब फिलहाल, ठीक है। अब हम कर ही आए हैं इसकी कैलकुलेशन में। जब हम इतने में इतने का भाग देंगे तो पता कितना आएगा, m बराबर के 69.86, ये आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, पता कौन सा होता है, I बराबर के क्या होता है, सामान्य द्रव्यमान बटे असामान्य द्रव्यमान, क्या जी, असामान्य द्रव्यमान। अब देखिएगा सामान्य द्रव्यमान बराबर के कितना होगा, सामान्य द्रव्यमान मतलब CaNO3 का मतलब कहने का ये अनुभाग कितना होता है 169। आप लोग निकाल कर देख लेना, इतना समझिए 169 होता है इसका अनुभाग। और अब असामान्य द्रव्यमान निकल के आया, ये हमारा असामान्य द्रव्यमान है, असामान्य द्रव्यमान है मेरे बच्चे, ये असामान्य द्रव्यमान। इसका भाग जब इसमें देंगे हम 6.86 में कितना आएगा, ये आएगा जी 2.41। बात है समझ में। इसमें जब हमने भाग दिया तो कितना आया 2.41। अब इसका किसका, अब अगली स्टेप में देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस का वियोजन, और वियोजन किस प्रकार करेंगे मेरे बच्चों, NO3 का होल ट्वाइस, और इस प्रकार हो जाएगा इसका वियोजन Ca2+ और 2NO3-, ठीक है। इसको मानेंगे हम क्या, 1 - के अल्फा, इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे 2 अल्फा। तो 1 इसको क्या कर लेंगे, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम ऐड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे वो देखिएगा तो I बराबर के 1 + के अल्फा, सॉरी प्लस के नहीं है ये तो माइनस के, 1 - के अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के 2 अल्फा। बात है समझ में। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस है, क्या हो जाएगा 1 + 2 अल्फा। अच्छा I की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, I की वैल्यू इतनी निकाली थी 2.41 बराबर के 1 + के 2 अल्फा। इसको हम इधर लाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये घट जाएगी 2.41 माइनस के 1 बराबर के 2 अल्फा। अब इसमें घटाएंगे तो 1.41 बराबर के 2 अल्फा, और अल्फा बराबर के क्या कर देंगे बच्चों 1.41 बराबर के 2। इसमें इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 12, 2 × 14, 0.7, ठीक है 0.7। और कितना कर देंगे इसको हम करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, कट कर आएगा तो 2 × 5 = 10, ठीक है। यानी कि अल्फा प्रतिशत बराबर के कितना हो गया 75%। बात आई समझ में। इस प्रकार से हो जाएगा ये सवाल, क्या हो जाएगा जी, इस प्रकार से हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। 2 × 14 और 2 × 14 और 2 × 5 = 10, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे इसको। तो ये अगर इस पॉइंट को काटेंगे हम तो कितनी बार जाना चाहिए भाई, 6 बार। इसका हम 2 से भाग देंगे तो इतना, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इस प्रकार से कर देंगे। अभी भी इसमें आपको कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी आपको छोटी मोटी कोई मिस्टेक दिख रही होगी तो उसको आप लोग स्वयं कर लेना। बात आई समझ में, उसको आप लोग स्वयं कर लेना। 2.41 इधर आया तो कितना बचा 1.41 हो गया। 2 से भाग करेंगे तो 2 × 14 और 2 एकम 2 × 5 = 10, 75 आ जाएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार इसका प्रतिशत हो गया 75। इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग कर लेना उसको, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है जी। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे उसको देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है भाई, मैं इसको बहुत देता हूँ सवाल, समझे या नहीं समझे। इस क्वेश्चन को मैं बहुत देता हूँ बच्चों के लिए।
आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है क्या जी, अगले क्वेश्चन में दिया है उसने आगे दिया है बच्चों क्या कि समपरासारी विलयन और अतिपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है जी, तीनों को परिभाषित करवा रहा है, ये तीनों को परिभाषित करवा रहा है बच्चों, समपरासारी विलयन, अतिपरासारी विलयन और अल्पपरासारी विलयन। ठीक है, देखिएगा तो समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, ठीक है, कॉमा अतिपरासारी विलयन, अतिपरासारी विलयन। ठीक है, और आगे देखिएगा तो अल्पपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन। क्या लिखेंगे बच्चों, अल्पपरासारी विलयन। ठीक है जी, अल्पपरासारी विलयन। ठीक है, अल्पपरासारी विलयन। ठीक है जी, और आगे देखिएगा तो को परिभाषित करो, को परिभाषित करो, परिभाषित करो करो। ठीक है जी, अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले करेंगे हम, क्या लिखेंगे जी, समपरासारी विलयन। क्या लिखेंगे, समपरासारी विलयन। क्या लिखेंगे सबसे पहले, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को करेंगे हम। ठीक है, अब देखिएगा तो एक मिनट मेरी बात सुनिएगा जरा। जब दो विलयन दोनों विलयन की जब सांद्रता समान होती है, उनमें से दो विलयन रहेंगे हम। ठीक है, जिसमें से दो विलयनों की सांद्रता तो समान रहती है, लेकिन दो विलयन में से एक विलयन का अगर परासरण दाब अधिक रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या, क्या, अतिपरासारी विलयन। ठीक है, और जिसका दो विलयनों का परासरण दाब अगर समान रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या, समपरासारी विलयन। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, ये हैं दो विलयन हमारे, इसमें आप मान लीजिए कि ये पात्र है, इस पात्र में हमारे क्या विलयन है जी, ये दो पात्र हैं हमारे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पात्र में क्या है, ये C1 है और ये C2 है, यानी कि सांद्रता 1 है, सांद्रता 2 है। तो इन दोनों विलयन की अगर हमारी जो है दोनों विलयनों, इन दोनों विलयनों का परासरण दाब अगर समान रहेगा तो रहता है वो समपरासारी विलयन। ठीक है, क्या लिखेंगे, वह विलयन जिसमें कि दो विलयनों में वे विलयन, दो विलयनों में से, देखिएगा दो विलयनों में से दोनों विलयनों का मान समान रहता है, दोनों क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर रहा हूँ। दोनों विलयनों के, दोनों विलयनों का परासरण दाब, दोनों विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो, समान होता है तो वह विलयन समपरासारी विलयन कहलाता है। समपरासारी विलयन कहलाता है, समपरासारी विलयन कहलाता है। अब कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह विलयन जिसमें दो विलयनों का परासरण दाब समान रहता है, वह विलयन क्या कहलाता है, समपरासारी विलयन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा समान कैसे, मतलब C1 V1 C2 V2, दोनों को दोनों समान है। अब देखिएगा तो C1 की वैल्यू क्या रहती है हमारी, C1 की वैल्यू होती है बच्चों, पता है क्या होती है C1 की वैल्यू,
C1 की वैल्यू होती है, हम बताते हैं आपको, C1 की वैल्यू होती है N1 बराबर के N कंसनट्रेट N1 अपॉन V1 बराबर के N2 अपॉन V2, इस प्रकार कर सकते हैं। और N का मान क्या होता है, मोल ग्राम बटे अणुभार, ग्राम बटे अणुभार मल्टीप्लाई V1 बराबर के क्या रखेंगे, M2 अपॉन W2 मल्टीप्लाई V2, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1/n होता है, तो इस n का मान हम किसका कैसे कर देंगे, इस n का मान रियल में किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिएगा। परासरण दाब का मान हम निकालेंगे कैसे, संपरासारी विलयन का, W1 अपॉन V1 मल्टीप्लाई M1 बराबर के W2 अपॉन V2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, ये संपरासारी विलयन का फॉर्मूला होता है, यानी कि W2 अपॉन M2, ठीक है। इन दोनों की जो सांद्रता है वो समान रहती है, ठीक है ना, इसीलिए दोनों के दोनों सांद्रण बराबर कर रखे हैं हमने। वह विलयन जिसमें से, वे दो विलयन जिसमें से एक विलयन, ठीक है। अब इसका कैसे लिखेंगे, अति परासारी का, अति परासारी का, अति परासारी विलयन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरटोनिक, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात आई समझ में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, तो ठीक है। कैसे लिखेंगे, जिन दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है तो वह विलयन क्या कहलाता है, वह विलयन अति परासारी विलयन कहलाता है, अति परासारी विलयन कहलाता है, ठीक है जी। और अल्प परासारी विलयन किसे बोलेंगे बच्चों, अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, वो होता है हाइपरटोनिक, ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। जो दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वो क्या रहता है, अल्प परासारी विलयन, ठीक है। दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वह विलयन अल्प परासारी विलयन कहलाता है, परासारी विलयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर दाब और लिख लेना भाई, दाब, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा, हमारे पास दो पात्र हैं, अगर उन दोनों पात्रों का परासरण दाब समान रहेगा तो वो रहेगा क्या कहलाएगा, विलयन समपरासारी विलयन। अगर उनमें से किसी एक विलयन की सांद्रता अगर बढ़ा दी जाए, और सांद्रता बढ़ाएंगे तो फिर परासरण दाब भी बढ़ेगा। परासरण दाब अगर उनमें से किसी एक विलयन का परासरण दाब अधिक हो जाएगा तो वो विलयन कहलाएगा क्या, अति परासारी विलयन, और जिसका कम रह जाएगा वो कहलाएगा अल्प परासारी विलयन। बात है समझ बच्चों। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आप लोगों के लिए अगली क्लास में, नया टॉपिक लेकर आएंगे। हालांकि अभी क्वेश्चन रह गए हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी तो
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी में क्या लेकर आया था? हेल वॉलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया लेकर आया था, वॉल्फ किस्नर अपचयन लेकर आया था, फ्रिकलैंड अभिक्रिया लेकर आया था। ये थी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। और आगे 7वां क्वेश्चन कौन सा है जी? कैसे प्राप्त करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट और एसीटोन से फोरॉन और एनिलीन से फिनॉल। तो आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ रखा है। ये क्वेश्चन आप लोग करके मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सअप नंबर पे। आते समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।